आज की क्लास को हम आगे शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा। मैसेज ये है कि जो हम कंटेंट यहां पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, स्टैटिक जीके हो, आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस एंड सुपरटेट, जितने भी परीक्षाएं हैं जहां पर जनरल नॉलेज का क्या है वेटेज है, ये सारी क्लासेस आपको लाभकारी मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक है, और कंप्यूटर की भी मैं 7 से 8 वीडियोस आपके लिए अपलोड पहले कर चुका हूं। आप उन सबको देखिएगा, दिल्ली पुलिस में आपको काम आएगा। अब देखिएगा, आज का कोट आपके सामने है। क्या है? इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। अगर देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ नया करना है तो डेडिकेशन चाहिए, हौसला चाहिए, जिगर चाहिए, और आप कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है, इस कोट के साथ आज हम शुरू करते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है, तो सवाल का जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। वो कह रहा है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? बताइए, किसे प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट हम किसको प्रस्तुत करेंगे? क्या प्रेसिडेंट को करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर को करेंगे, या द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी को करेंगे? और आप सभी योद्धा बैच के सभी योद्धा एक्टिव हो जाइएगा और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वेल डन। नमस्ते भैया, आप सभी को नमस्ते। और गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस फिर से स्वागत है। आप जुड़ जाइएगा और इन क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। वो कह रहा है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो योद्धाओं, थोड़ा सा आपने जवाब थोड़ा गलत दिया है, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, किसको की जाती है? भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की सभी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति को ही ये रिपोर्ट क्या दी जाती है? सौंपी जाती है, सबमिट किया जाता है। यूपीएससी में कितने मेंबर्स होते हैं? आप मुझे कमेंट में ये लिख के भेजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? कल की क्लास आप देखिएगा, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने लिखा था 1 अक्टूबर 1926 को किसका संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली, नई दिल्ली में है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आप देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ये हमारे देश की क्या है? राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। अब इनको रिपोर्ट सौंपी जा रही है। क्लियर है? तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट, इट्स वर्क टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड हेड ऑफ द कंट्री है, देश का वो प्रमुख है, और देश के प्रमुख होने के नाते ये एक क्या है? एक मैनुअल होता है कि हमें राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आज के सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए, बहुत उम्दा सवाल लेके आए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आप अपने मन से दीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, और जितना भी कंटेंट आपको यहां मिल रहा है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो इन वीडियो से ही आपके जितने भी सवाल आने वाली परीक्षाओं में, मैंने सारे सवाल लिए हैं, बस आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा। वेल डन। सवाल है, द पार्लियामेंट्री कमेटी which scrutiny the report of the comptroller auditor general। वो कह रहा है, पार्लियामेंट की ऐसी कौन सी समिति है जिस समिति के पास भारत का कैग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कौन करेगा स्क्रूटनी? तो आप सब लोगों को मालूम है, जो कैग होता है भारत का, CAG, देखो नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का कौन है? वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। नाम तो आप सबको पता ही होगा। प्लीज मुझे नाम बताइए, क्या नाम है भारत के कैग का? नाम देखो, भारत का कैग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो होता है, परंतु भारत का राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकता। याद रखना है, 3 पोस्ट ऐसी है हमारे देश में, एक तो कैग है, और एक चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो वापस नियुक्त नहीं होते। एक बार इस पोस्ट पर बनने के बाद वो कोई सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर पाते। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। वो 3 पोस्ट में वापस रिपीट करता हूं, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये बातें आप लोगों को मैंने बताई। अब सवाल है कि सर, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? कैग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा किसको? लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट
कमेटी, जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और 22 सदस्य में 15 कहां से आते हैं? लोकसभा से। और 7 कहां से आते हैं? राज्यसभा से। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, तो कुल मिला के 22 हैं। और इसको रिपोर्ट सौंपता है कौन? भारत का कैग। अब सवाल देखिएगा, सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है, यहां पर ये जवाब आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो समितियां, जो भारत में संसदीय कार्य, जितने भी पार्लियामेंट के काम हैं, देखो याद रखना है, पार्लियामेंट के सारे काम को सही करने के लिए संसद में समितियां होती हैं। 2 प्रकार की कमेटीज होती हैं। फर्स्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो 2 टाइप की कमेटी में, फर्स्ट क्या है? स्थायी, परमानेंट, और दूसरी होती है एडॉक, अस्थायी समितियां। 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी तो तब बनाई जाती है कि विशेष परिस्थितियों में कोई काम आ जाए, लेकिन परमानेंट जो कमेटीज होती हैं वो हमेशा लगातार काम कर रही होती हैं। स्थायी समितियों में पहली समिति कौन होती है? फाइनेंशियल कमेटीज। फाइनेंशियल कमेटीज, वित्तीय समितियां। और आप सबको पता है वित्तीय समितियों में सबसे ज्यादा सदस्य कहां होते हैं? प्राक्कलन समिति में। एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? अगर आपने इससे पहले वीडियोस देखी हैं तो मुझे बताइए कितने मेंबर्स होते हैं? वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ये सभी संसदीय समितियां होती हैं जो संसद के समस्त कार्यों का निर्वहन करती हैं। आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन इलेक्शन, इलेक्शनरिंग हैज टू बी स्टॉप्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? देखिए आप लोगों को मालूम है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, गांव का चुनाव, क्षेत्र का चुनाव, जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लगती है। क्या लगती है? आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, आदर्श आचार संहिता। इसमें चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। और जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, चुनाव जब नजदीक आता है तो चुनाव के दौरान वो सारे अधिकारी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? इलेक्शन कमीशन के। ओके, तो आचार संहिता कितने घंटे पहले, कहने का मतलब कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है? सवाल केवल आपसे ये है। तो मुझे बताइएगा, क्या फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्या सेकंड ऑप्शन आएगा, क्या थर्ड ऑप्शन आएगा, क्या फोर्थ आएगा? आप सभी प्रयास कीजिएगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखो आप प्रयास करोगे तभी तो जीतोगे। हौसला नहीं खोना है, बराबर लगातार बने रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो टाइम को वेस्ट ही कर लेते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये क्लास डेडिकेटेड है फॉर यू, आपके लिए है समर्पित ये सारी क्लासेस। इनका लाभ आप भी उठाइएगा। वेल डन। 48 घंटे पहले, ध्यान देना, 48 आवर बिफोर द आवर्स ऑफ कमेंसमेंट, मतदान प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? सी जवाब आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लेना, आप लोगों को पता हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा और करो। देखिए भारत में ये चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव कराता है? भारत में निर्वाचन आयोग 6 प्रकार के चुनाव कराता है। सर कौन कौन से? एक तो बेटा राष्ट्रपति, और एक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड किसका कराता है? आप सभी को पता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद। इन 6 प्रकार के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी क्या है? गांव का चुनाव, खंड का चुनाव, जिले का चुनाव, टाउन का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जवाब मिल गया होगा। बड़े उम्दा सवाल, बड़े अच्छे सवाल हैं, बस आपको इनका लाभ उठाना है। जो लास्ट सवाल था उसका एक्सप्लेनेशन बिंदास तरीके से यहां लिखा है, आप इसको आसानी से नोट डाउन कर लेना और नोट्स में बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे की यात्रा पर। देखिए क्वेश्चन क्या है? द पॉलिटिकल पार्टी वाज फर्स्ट, क्या लिखा है? डी रिकॉग्नाइज्ड एंड लेटर ऑन अगेन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम होना चाहिए आज हमारे भारत देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं।
कितनी नेशनल पार्टी हैं? 6 नेशनल पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलते ही उस पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में ओपन हो जाएगा और उसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज लाइक न्यूज चैनल अपने चैनल पर जगह देने लगेंगी एडवर्टाइज करने के लिए। तो राष्ट्रीय पार्टी बनते ही पार्टी का कद बढ़ जाता है। आज भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, 6 नेशनल पार्टीज हैं। अब वो कह रहा है पहले उसका टैग हटा और वापस दे दिया, तो इसके एक्सप्लेनेशन पर जाइएगा। एक्सप्लेनेशन से आपको सवाल का जवाब क्लियर होगा। पहले तो ये याद रखना है भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, पहले ये समझिएगा। पहली शर्त है द पार्टी विन, उस पार्टी को 2% सीट्स, ध्यान देना कितने परसेंट स्टूडेंट? 2% सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। लोकसभा की टोटल सीटों का 2% सीट अलग अलग 3 राज्यों में मिलना चाहिए। वापस सुनो, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543। 543 का 2% कितना हो गया? 543 का 2% कितना हुआ? 11 से 12 सीटें। 11 से 12 सीटें कितने राज्यों में मिलनी चाहिए? कितने में? 3 राज्यों में मिलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6%, ध्यान देना 6% ऑफ वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। देखो सेकंड कंडीशन क्या कहा है? 6% वोट मिलना चाहिए, 6% वोट मिलना चाहिए। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में मिलना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? द पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, या उस पार्टी को 4 राज्यों की पार्टी होना चाहिए, या उस पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, तो हम उसे राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं। आज भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? ये भारत की 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। वो 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं? आम आदमी पार्टी, दूसरा है नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी, आपने एक नाम सुना, कोनार्ड संगमा, इसके अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी भारत की क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की साम्यवादी। देखा है फरसा लेके, साउथ में देखा नहीं, साउथ में मूवीज में देखा होगा, ऐसा फरसा लेके दौड़ते हैं विलेन के पास, तो ये उन्हीं का सिंबल है। क्लियर हुआ? एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में हल है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन का रेफरेंस यहां से ले सकते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़िएगा और यहां से जवाब दे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अ पर्सन कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। आप सब लोगों को पता होगा, लोकसभा और विधानसभाओं में आपने बहुत याद ये घटना देखी होगी। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत में 2 जगह से चुनाव लड़े। वो 2 जगह, ऐसे ही हमारे राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े। ऐसे ही हमारे अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ने की प्रक्रियाओं में बोलते रहते हैं कि हम यहां से लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे, क्योंकि ये सभी भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते एक व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा में 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। कितनी जगह से? 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखना है, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो राज्य की विधानसभा में उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो। राज्य की विधानसभा की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो तो वह व्यक्ति उस राज्य से चुनाव लड़ सकता है। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो बस शर्त यह है, पूरे भारत में कहीं भी उसका वोटर आईडी में नाम हो तो लोकसभा का चुनाव वो वहीं से लड़ सकता है। ऐसे ही आपने सुना होगा मोदी जी 2 राज्यों से लड़े, ऐसे हमारे राहुल जी भी 2 राज्यों से लड़े। ये बातें आप लोगों को समझ में होनी चाहिए। तो कितने राज्यों की बात आ जाएगी? जल्दी जल्दी बताइएगा। आपके पास जवाब है? वेल डन, बहुत बढ़िया। तो आपने सेकंड जवाब दिया, यही तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा था। आप मुझे बताओ, आपको सवालों का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ रहा है या नहीं? प्लीज, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। देखो, जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो नॉलेज को जब आप गेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों का विकास हो जाता है। और जब आप परीक्षाओं में बैठते हो तो ऑब्जेक्टिव सवाल की नेचर ये होती है, अगर कभी आपने ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ा है तो आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको काफी नॉलेज भी मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, वेल डन।
बहुत बढ़िया। तो अब आप कहोगे कि सर आप हमें बताइएगा कि भारत में ऐसा कहां लिखा है, ऐसा कहां लिखा है? तो आप लिखेंगे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा नंबर 33 के साथ में ऐसा लिखा है कि लोकसभा और विधानसभा में एक व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं। Out of the following, which political party has not been recognized as a national party? अभी कुछ देर पहले ही आपने इस क्वेश्चन का जवाब देखा है। अब मुझे बताओ, धन्यवाद आप सभी का। को जब आप जैसे कॉम्पिटिटर मिल जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो सभी योद्धा लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही तो पढ़ने में एक अच्छा फील आता है। बस आप इसको पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए और एग्जाम में जो आप सीख रहे हो इसको प्रदर्शित करिएगा। ओके, अब देखिएगा वह कौन सा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा जवाब आएगा? वेल डन, डी ऑप्शन आएगा, तृणमूल कांग्रेस। ये तृणमूल कांग्रेस कौन है? ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पहले उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, परंतु वर्तमान में उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। अब भारत में इन तीनों के साथ साथ प्लस 3 और हैं, तो टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। क्लियर है? वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो, आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया था कितनी सीटें होनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए? 11 सीट होनी चाहिए। कितनी जगह? अलग अलग 3 राज्यों में लोकसभा में, और जनरल इलेक्शन टू लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट इन एडिशन ऑफ 4 लोकसभा सीट्स। कम से कम 4 लोकसभा की सीटें हों 4 राज्यों में, और उन 4 राज्यों में 6% मिनिमम लोकसभा में सीटें मिली हो, या 6% विधानसभा की सीटें हों, और कम से कम 4 लोकसभा की सीटें हों, या और a party is recognized as a state party in 4 or more state, या वो पार्टी 4 अलग अलग राज्यों की राज्य पार्टी हो, तब उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। और वर्तमान में भारत में केवल 6 ही पार्टी ऐसी हैं। अब आप कहोगे ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक बार बता तो दो कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं। देखो कुछ देर पहले बताया था, कुछ देर पहले सिंबल के साथ खेले थे, अब इनके बारे में थोड़ा और खेल लेते हैं। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 से पहले ये जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। ओके स्टूडेंट, जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने सुने होंगे लीडर्स, और अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी साहब। ठीक, अब देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज वर्तमान में भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। कहां पर? बॉम्बे में। डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ओके, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बोलो, आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम नवंबर 1964 में बनी। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 में जन्म हुआ। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में जन्म हुआ, और नेशनल पीपल्स पार्टी कोनार्ड संगमा जिसके हेड हैं 6 जनवरी 2013 में जन्मी। इस तरीके से ये भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। वेल डन। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज आर 6। अब आप कहोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो पूछ रहा है इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर आप जानते हो, एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 इनके असिस्टेंट होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। इस तरीके से इन लोगों की बॉडी को क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमिश्नर ही बोलते हैं। इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइएगा फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? अब आपने इस क्वेश्चन का जब जवाब देने की बात की है, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे, सुकुमार सेन। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि सर फर्स्ट तो बता दिया, आप पूरी लिस्ट भी दिखा दोगे तो काम अच्छा हो जाएगा। वर्तमान में कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं ये भी देख लेंगे। तो आइए मेरे साथ
इस नॉलेज के भंडार में आप नॉलेज लेते रहिएगा। फर्स्ट कौन है? सुकुमार सेन साहब बने। कब बने? 21 मार्च 1950 को। ओके, कितने साल रहे? 8 साल 273 दिन। हमें इतना तो नहीं पढ़ना है, बस इतना देखना है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये जवाब आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिए। आप लगातार पार्टिसिपेट करिएगा तो आपको इसमें सब कुछ फायदा मिलेगा। इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें कनेक्ट होती रहेंगी। वो कह रहा है when was the first general election to the लोकसभा held? वो कह रहा है भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देश आजाद भले ही 1947 में हुआ था। 1947 में जो सरकार बनी थी वो संविधान सभा में जो लोग थे उन्हीं के द्वारा एक टेम्परेरी सरकार बन गई थी। कोई चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव तो संविधान सभा का हुआ था। परंतु 1952 मई 1952 में लोकसभा के आम चुनाव हुए। तो 1952 में जब चुनाव हुए तो आप याद क्या रखेंगे सर? आप याद रखेंगे यहां पर सर 1951 और 52 में आम चुनाव हुए। तो मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। वेल डन, सभी ने बी जवाब दिया है। देखो कितना बेहतर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया योद्धाओं, आप दिख रहे हो योद्धाओं की तरीके से, और इस भूमिका में रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपने कहा कि ये तो बात यहां तक सही है, बट सर एक्सप्लेनेशन भी तो दे दीजिएगा। अब एक्सप्लेनेशन के लिए तो हम खड़े ही हैं, तो आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिलेगी। आप सभी को पता है हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव हुए 1951-52 में, और उस समय टोटल सीटें कितनी थी? 489 सीटें थी। याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूं, 489 सीटें थी। एक परीक्षा में एफकेट की परीक्षा, सॉरी, एक असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ, उसमें सवाल पूछा गया भारत की पहली लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? तो आपका जवाब होगा 489। कितनी सीटों पर? 489 सीटों पर चुनाव हुआ। और हमारे लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का जिनके पास क्रेडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिएगा 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय, बोलो बोलो, क्या बलवंत राय मेहता साहब ने की थी, अशोक मेहता साहब ने की थी, या के.एन. काटजू ने की थी, जगजीवन राम ने की थी? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर से शुरू हुई। अब आपको कि सर थोड़ा सा और बता दो ना। पहले तो सवाल का जवाब ले लीजिएगा। सवाल का जवाब आपको बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। अब थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है एक्सप्लेनेशन के बिना कुछ अच्छी सी बात नहीं लगती हमें। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन पर जाइएगा। अशोक मेहता तो आपको मिल गया है, जनता पार्टी का उन दिनों शासन था, मोरारजी जी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। ओके, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये हमारे सरपंच साहब हैं, ठीक है, गांव के लोगों को लेके बैठे हैं। आपको इस डायग्राम को देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। पेड़ के नीचे बैठ के वो समय हुआ करता होगा, हमारे पूर्वज जो हमारे पापा हैं, दादा हैं, इस तरीके से उनका जीवन कटता था और कितना बढ़िया व्यवस्था हुआ करती थी। पेड़ों के नीचे पूरा दोपहर काट दिया करते थे। ये इमेज से देखने के बाद आपको लग रहा होगा आज तो एसी में भी अच्छा नहीं लगता है। चलो इन बात को छोड़ो, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहेगा? क्या कहेगा? इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिलेगा। इन दिसंबर 1977 द जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता साहब। अशोक मेहता साहब, क्लियर है? भारत में 3 टायर स्ट्रक्चर है। भारत में 3 टायर स्ट्रक्चर है। आज की क्लास के अब हम लास्ट सवाल पे चलते हैं। आज की क्लास के अब हम लास्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज जब आप क्लास ओवर करेंगे, लेके जाएंगे, तो मैसेज छोड़ के जाइएगा। ओके, और मुझे लाइक भी बता दीजिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द विलेज पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो हम तो सारी बातें देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा आप, फिर हम पढ़ेंगे। आप खुद समझिएगा, हम गांव हमारे देश का सबसे छोटा इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज विलेज। ठीक है, गांव क्या है? हमारे देश की सबसे छोटी इकाई है। तो गांव की पंचायत इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकती? आपसे केवल इतनी बात हो रही है। बी, अच्छा आप बी कह रहे हैं सभी? नहीं, बी तो नहीं आएगा। हे योद्धाओं, थोड़ा सा
देखो बी तो नहीं आएगा। आप सभी को पता है अगर हम गांव से ताल्लुकात रखते हैं तो हमें यह मालूम है सफाई की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था प्रधान के हाथ में होती है। खड़ंजे बनवाना, सड़क बनवाना, शौचालय बनवाना, ठीक है। अब आपको कब्रगृह और शमशान, बिल्कुल भैया, आजकल तो गांव में आपने देखा होगा कब्र क्या होता है, शमशान घाट बनवाए जा रहे हैं, पक्के बनवाए जा रहे हैं, तो सब फंड आता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। नहीं भैया, गांव की पंचायत में इतना पैसा कहां होता है, पंचायत में कोई कॉलेज बनवा सकता है? नहीं, नहीं करा सकता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। देखो और क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ रोड, सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुसरण करना, ये भी यहां तक सही है। क्या नहीं कर सकता ग्राम, तो कॉलेज शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता। कहां से लाएगा वो कॉलेज? क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? अब थोड़ा सा आप कहोगे कि सर ये तो समझ में आया, लेकिन हमें तो एक बार बड़ा सा स्लाइड में दिख जाएगा ना कि कौन क्या कार्य कर रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बिना तो क्लास ही अधूरी है। आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, और सोशल एंड इकोनॉमिक वर्क अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एंड जुडिशियल न्यायिक कार्य, न्याय पंचायत, राज्य न्यायिक सेवा क्षेत्राधिकारी तय करती है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान देना है। क्या क्या गांव कर सकता है ग्राम पंचायत? सार्वजनिक कार्य और कल्याण कार्य जैसे सड़कों, नालों, पुलों और कुओं का रख रखाव, मरम्मत और निर्माण, जैसे गांव में आजकल देखा होगा सोलर लाइट भी लगने लगी है, स्ट्रीट लैंप और उनका रख रखाव, और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, गांव में प्राइमरी स्कूल करना, प्राइमरी स्कूल आप कक्षा 5 तक के स्कूल को बोलते हैं, उनकी व्यवस्था करना, ये गांव का प्रशासनिक कार्य हुआ। मींस गांव के प्रधान जी को देखना होता है ये। एंड सेकंड क्या, सामाजिक और आर्थिक कार्य अनिवार्य नहीं है, जैसे गांव में लाइब्रेरी ओपन कराना। कुछ गांव में तो मैंने देखा, आप में से कुछ बोल रहे थे मुझे कि सर हमारे गांव में तो लाइब्रेरी भी है, मैरिज हॉल भी सरकार की तरफ से, ग्राम पंचायतें, चौपाल, ठीक है, ये सारे काम होते हैं। ये सब काम, गांव के काम प्रधान जी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को आपने कितना पसंद किया, ये तो मैं मैसेज से देख ही पा रहा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे भी इस वजह से अच्छा लगता है कि आप लगातार कंटिन्यू हैं। इससे पहले 3 से 4 क्लास मिली है, अब देखो गुप्ता क्लासेस आपके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका यूज करें कि बच्चों को लगातार एमसीक्यू दीजिएगा, क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम हैं। थ्योरी तो यहां पर पढ़ ही रहे हैं, एमसीक्यू से उनका मनोबल बढ़ जाएगा और क्वेश्चन का नेचर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन क्लासों का लाभ उठाना है, और जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप इनको प्रेरणा दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, मैं तो आपके साथ हूं। ठीक है, और गुप्ता क्लासेस भी आपके साथ है। तो अब मुझे आपके इस उत्साह को देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं अपनी क्लास को अब यहीं पर विराम देता हूं, और हम कल फिर से इसी एनर्जी के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।